हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं पोइट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। जो आपकी पोइट्री है और उसके मेजर फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो 2-3 वीडियो में जाएगा क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हम 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, पोइट्री और इट्स मेजर फॉर्म्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। हु डिफाइंस पोइट्री इन दीज वर्ड। इन शब्दों में किसने पोइट्री को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। यानी जो आपकी पोइट्री है, पोएटिक ट्रूथ है यानी कि काव्य सत्य, और जो पोएटिक ब्यूटी है यानी कि काव्य सौंदर्य के नियमों द्वारा ऐसी क्रिटिसिज्म के लिए निर्धारित शर्तों के तहत जो कविता जीवन की आलोचना है, ऐसा किसने कहा है। पोइट्री को इन शब्दों में किसने डिफाइन किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, शैले या वॉल्टर पीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री को इन शब्दों में परिभाषित किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु कॉल्स पोइट्री आ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। यानी कि कविता को सिखाने और आनंदित करने वाला अंत वाला बोलता हुआ चित्र, ऐसा कौन कहता है। मतलब कौन पोइट्री को कह रहा है कि सिखाने और आनंदित करने वाला जो अंत वाला बोलता हुआ चित्र है, कौन कहता है। प्लेटो, अरिस्टोटल, होमर या वर्जिल। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोइट्री को अरिस्टोटल ने इस टाइप कहा है कि एक पोइट्री क्या है, एक स्पीकिंग पिक्चर है जिसमें पढ़ाना और डिलाइट करना, टीच करना और डिलाइट करने का अंत के साथ ये एक बोलती हुई पिक्चर है पोइट्री। ओके, अरिस्टोटल ने कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हु डिफाइंस पोइट्री इन दीज वर्ड्स। तो इन शब्दों में पोइट्री को किसने परिभाषित किया है कि जो पोइट्री है, जो कविता है, वो शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है। इसकी जो उत्पत्ति है वो शांति में याद की गई भावनाओं से होती है। तो किसने ऐसा पोइट्री को कहा है। आपके सामने ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैले। सो ये सभी को पता है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेज, कौन कहता है पोइट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग द मोस्ट एंशियंट एंड ऑफ द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। मतलब कौन कहता है कि जो पोइट्री है वो सभी मानवीय विधाओं में सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन पुरातनत है, ऐसा किसने कहा है। एरिस्टोटल, मिल्टन, सिडने या मैथ्यू अर्नोल्ड। सो राइट आंसर यहाँ पे फिलिप सिडने, इन्होंने पोइट्री को इस तरह कहा है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूँकि पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सब कुछ आपको पोइट्री से ही मिलने वाला है। पोइट्री और इट्स मेजर फॉर्म्स, यहीं से इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, हु डिनाउंस्ड पोएट्स एज फादर्स ऑफ लाइज। ध्यान देना है यहाँ पे कि कवियों की झूठे पिता के रूप में निंदा किसने की है। किसने पोएट्स को झूठे पिता, एज फादर ऑफ लाइज के रूप में डिनाउंस किया है, निंदा किया है। तो आपके ऑप्शन में बेन जॉनसन, बेकन, गॉशन, मार्लो। कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गॉशन ने कहा है, गॉशन ने पोएट्स को क्या कहा है, कवियों को क्या कहा है, झूठ के पिता के रूप में निंदा की है। तो ये इम्पोर्टेंट, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है पोइट्री से रिलेटेड, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक आपकी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, यहाँ तक कि ये UGC, नेट, सभी में एग्ज़ाम, ये सारे मतलब कहाँ पे पोइट्री आती नहीं है, हर जगह आती है जहाँ पे भी लिटरेचर आता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ अब्यूज़। तो ये जो द स्कूल ऑफ अब्यूज़ है, इसका ऑथर कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गॉसन है। इनके ऑथर कौन है, गॉसन, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे बताया कि कवि जो हैं वो संसार के अस्वीकृत विधायक हैं। ये अवलोकन कौन करता है, ये ऑब्जर्वेशन कौन करता है।
सो राइट आंसर यहाँ पे शैली हो जाएंगे, पीबी शैली ये कहते हैं। ये पीबी शैली का इम्पोर्टेंट ये पोइट्री पे कोटेशन है, ये तो आ सकता है और आया भी हुआ है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु पुट पोएट्स पीपर्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हु पुट पोएट्स पाइपर्स प्लेयर्स एंड जेस्टर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसने कवियों को, किसने पोएट्स को, पोएट्स कवि हो गए, और पाइपर्स मतलब क्या होता है, मुरली वाले जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मुरली वाले, प्लेयर्स खिलाड़ी हो गए, और जेस्टर विदूषक यानी कि जो जोकर वगैरह वो, मतलब किसने कवियों, मुरली वालों, खिलाड़ियों और विदूषकों को एक समूह में रखा और उन्हें राष्ट्रमंडल का कैटरपिलर कहा। तो किसने पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स को, जेस्टर्स को एक ग्रुप में रख दिया और उन्हें क्या कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना है, उन्हें क्या कह दिया, कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, कि वो कौन है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के कैटरपिलर हैं। किसने रखा है, पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स को, जेस्टर्स को। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गौशन ने रखा है, बी इज करेक्ट। ध्यान रखना है, गौशन ने ही कहा है, ये उन्होंने ही रखा है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ टू द क्वेश्चन हाउ टू लाइव हुज ऑब्जर्वेशन इज दिस। तो एक कवि की महानता जीवन में विचारों के शक्तिशाली और सुंदर अनुप्रयोग में निहित है। इस प्रश्न पर कि इस प्रश्न पर कि हाउ टू लाइव कैसे जिया जाए, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, किसका अवलोकन है, किसका अवलोकन है कि एक कवि की जो महानता है वो जीवन में विचारों और शक्तिशाली और सुंदर अनुप्रयोग में निहित है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट, द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स वेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेटिस, कि जो ग्रीक हैं, जो यूनानी थे, वो अपने पोएट्स को वेट्स कहते थे। तो ये जो टर्म है वेट्स ये क्या है, इमिटेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, या आर्टिस्ट है, या फिलोसोफर्स हैं। यानी कि जो यूनानी लोग रहते थे, यानी कि जो ग्रीक लोग रहते थे, वो अपने कवि को क्या कहते थे, वेट्स। और इस टर्म का क्या मतलब है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्रिएटर्स हो जाएगा। जो ग्रीक लोग रहते थे वो अपने पोएट्स को वेट्स कहते थे, जिसका मतलब होता है क्रिएटर्स। ओके, नेक्स्ट वन, वर्ड्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉस्ट टू पोएट्री हु होल्ड्स दिस व्यू। तो वर्ड्स जो है वो केवल एक ऑर्नामेंट है, एक आभूषण है, पोएट्री का कोई कारण नहीं था। ये दृष्टिकोण कौन रखता है, ये व्यूज़ कौन रखता है कि जो वर्ड्स है वो केवल क्या है, ऑर्नामेंट है, पोएट्री का कोई, कविता का कोई कारण नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ पे सिडनी हो जाएगा, इनका ही ये व्यूज़ है, इनका ही दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, पोएट्री इज नॉट अ फॉर्मूला विच 1,000 फ्लैपर्स एंड हॉबल्डी-हॉज ought to be able to master in a week without any training. Whose view is this? ये किसका व्यूज़ है कि पोइट्री जो है, कोई जो पोइट्री है वो कोई फार्मूला नहीं है, विच 1,000 फ्लैपर्स एंड हॉबल्डी हुज, जिसमें मतलब कोई पोइट्री जो है वो कोई फार्मूला नहीं है जिसे हजारों फड़फड़ाने वाले और शौकीन लोग बिना किसी प्रशिक्षण के एक सप्ताह में सीख सकें। ये किसका विचार है, मतलब होता नहीं है कि बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख जाना, तो वही चीज़ ये कौन कह रहा है कि सब लोग इतना पोइट्री को हवा बना के रखे हैं कि हर कोई सीख जाएगा लिखना उखना, ऐसा नहीं है। कविता कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला से जैसा हम मैथ का सवाल लगाते हैं तो फार्मूले से पकड़ के हम लगा लेते हैं, तो किसी का तो कहना है ये। तो लेट्स सी किसका कहना है, एडमंड, ध्यान रखना है ये एडमंड गोसे का कहना है। इनका कहना ये है कि कविता कोई फार्मूला नहीं है जिसे हजारों फड़फड़ाने वाले और शौकीन लोग बिना किसी प्रशिक्षण के एक सप्ताह में सीख सकें। प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बिना ट्रेनिंग के हम पोइट्री भी सीख नहीं सकते, ऐसा कहना है एडमंड गोसे का। ठीक है, फार्मूला नहीं है कि फार्मूला पकड़ के, स्ट्रक्चर पकड़ के हम टेंस बना लें। ओके,
नेक्स्ट वन आएंगे, एज टू द पोइटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ इट हैज़ नो कैरेक्टर, द पोएट हैज़ नन, नो आइडेंटिटी, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर, हुज ऑब्जर्वेशन इज दिस। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? क्या बात हो रही है कि एज टू द पोइटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, यानी कि जहाँ तक काव्यात्मक चरित्र की बात होती है, जहाँ पे पोइटिकल कैरेक्टर की बात हो रही है, तो इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। इट हैज़ नो कैरेक्टर, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। द पोएट हैज़ नन, कवि के पास कोई नहीं है। नो आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। ही सर्टेनली द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर, वो निश्चित रूप से ईश्वर के सभी प्राणियों में से सबसे अकाव्यात्मक है। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ठीक है, मतलब इनके पास कोई काव्यात्मक चरित्र की बात नहीं होती, कोई चरित्र नहीं होता, कोई है नहीं या कोई पहचान नहीं है। वो निश्चित रूप से ईश्वर के सभी प्राणियों में से सबसे अकाव्यात्मक है। ये किसका अवलोकन है, किसका ऑब्जर्वेशन है? सो राइट आंसर यहाँ पे कीट्स का है। ध्यान रखिएगा, जॉन कीट्स। ओके, ऐसा किसने कहा है? जॉन कीट्स ने कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ ग्रेट पोएम इज अ फाउंटेन फॉर एवर ओवरफ्लोइंग विद द वाटर्स ऑफ विजडम एंड डिलाइट, अ सोर्स ऑफ एन अनफॉरसीन एंड अ अनकंसीव्ड डिलाइट, हु सेज दिस। ऐसा किसने कहा है कि कविता जो है, जो पोयम है, वो क्या है? जो पोयम है वो हमेशा के लिए आनंद का एक ज्ञान के जल से भरपूर है और एक महान झरना है, जो कि एक अप्रत्याशित और अकल्पित आनंद का स्रोत है। ऐसा किसने कहा है कविता को? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शैले ने कहा है। शैले ने ये बात कही है। ओके, तो शैले का कहना था कि एक महान पोयम जो होती है वो ज्ञान और प्रसन्नता के जल से सदैव बहने वाला एक झरना है। एक पोयम जो होती है ना, वो सदैव बहने वाला एक फाउंटेन है, एक झरना है, जो कि एक अप्रत्याशित और कल्पनीय आनंद का स्रोत है। ऐसा किसने कहा है? शैले ने कहा है। ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन, poetry is a general sense may be defined to be the expression of imagination, and poetry is connotative with the origin of man, who holds this view। देखिए, पोइट्री और इट्स मेजर फॉर्म्स इसका वो है, टाइटल है। और पोइट्री से सारे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो सीरीज है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोइट्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सब हम करा देंगे। ओके, तो 15 क्वेश्चन का क्या है कि पोइट्री इन अ जनरल सेंस, यानी कि सामान्य अर्थ में अगर बात की जाए, जनरल सेंस में बात की जाए, तो कविता को कल्पना की, डिफाइंड टू बी एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि सामान्य अर्थ में अगर बात की जाए तो कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एंड पोइट्री इज कैनोटेटिव विद द ओरिजिन ऑफ मैन, और जो कविता है वो मनुष्य की उत्पत्ति से ही संबंधित है, मनुष्य के ओरिजिन से ही संबंधित है। ऐसा किसका विचार है, ऐसा किसका दृष्टिकोण है, ये बताना है। कौन ये दृष्टिकोण रखता है? सो राइट आंसर अगेन पीबी शैले का ही कहना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु हैज़ रिटन द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट एपिक किसने लिखा है? स्पेंसर, चौसर, पॉप या मिल्टन? सबसे ग्रेटेस्ट एपिक किसने लिखा है, ये बात पूछा गया है इंग्लिश लिटरेचर में। सो राइट आंसर यहाँ पे मिल्टन हो जाएंगे, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट इनका है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रेट एपिक। इसमें से बताना है कौन सी फर्स्ट ग्रेट एपिक है। पैराडाइज लॉस्ट, एनीड, इलियड, मोर्टेडी, आर्थर। किस बताना है यहाँ पे किसका है ये, मतलब कौन सा फर्स्ट ग्रेट एपिक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, इलियड है। इलियड है, ये फर्स्ट ग्रेट एपिक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ इलियड। इलियड के ऑथर कौन है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ओडिसी एंड इलियड, ये दोनों के ऑथर कौन है? होमर है। और आपका वर्जिल का दूसरा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है इसी में, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बीवुल्फ। बीवुल्फ के ऑथर कौन है? वर्जिल, टैसो या डांटे या नन ऑफ दिस। सो हम सभी जानते हैं कि बीवुल्फ का राइटर हमें पता नहीं है, अननोन राइटर हैं, तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे।
हु इज़ द ऑथर ऑफ ओडिसी? ओडिसी के ऑथर कौन है? अभी मैंने बताया ओडिसी के ऑथर कौन है, तो होमर है। एलियड एंड ओडिसी। नेक्स्ट पे, नेम द एपिक रिटन बाय टैसो। उस एपिक का नाम बताना है जिसको किसने लिखा है, जिसको किसने लिखा है? टैसो ने लिखा है, टैसो द्वारा लिखा गया है। उस एपिक का नाम हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेरूसलम डिलीवर्ड। ए करेक्ट हो जाएगा, ये इन्हीं के द्वारा एपिक लिखी गई है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड? होमर की जो इलियड है उसमें कितनी बुक्स हैं? 6, 10, 12 या 24? कितनी बुक्स हैं होमर के इलियड में? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 24। ये ध्यान रखना है, 24 बुक्स हैं होमर के इलियड में। नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनीड? वर्जिल की एनीड जो है वो कितनी बुक्स में है? तो 12 बुक्स में। ये ध्यान रखना है, कितने बुक्स में? 12 बुक्स में। कंफ्यूज नहीं होना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज़ 24 बुक्स? तो इसमें बताना है कि कौन सी एपिक है जो 24 बुक्स में है। 24 बुक्स में है, कौन सी एपिक है 24 बुक्स में है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओडिसी। होमर की जो ओडिसी है वो 24 बुक्स में है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द हीरो ऑफ होमर्स इलियड? होमर की जो इलियड है उसमें हीरो कौन है? सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी। सी करेक्ट हो जाएगा। होमर की जो एक्किलिस, होमर की जो इलियड का हीरो है वो कौन है? एक्किलिस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द हीरो ऑफ ओडिसी? ओडिसी का हीरो कौन है? ओडिसी का हीरो कौन है ये बताना है। तो ये भी तो होमर का ही है, तो एक्किलिस हो गया उसका, और ओडिसी का बताना है इसका हीरो कौन है, तो ओडिसेस। ओडिसेस, ये ध्यान रखना है। ओडिसी का तो इजी है, ओडिसेस। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड? होमर की जो इलियड है इसका सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ट्रोजन वॉर है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? ट्रोजन वॉर है, ट्रोजन का युद्ध। नेक्स्ट वन, इन विच लैंग्वेज इज़ वर्जिल्स एनीड रिटन? तो वर्जिल की जो एनीड है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? वर्जिल की एनीड किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो लैटिन में। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, बस डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज? तो यहाँ पे बताना है कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को उतनी ही बुक में विभाजित किया गया है जितनी की बताना है। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी सेम नंबर बुक्स में डिवाइड किया गया है, और कोई बताओ कि वो भी बुक सेम नंबर बुक्स में डिवाइड किया गया हो। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी भी ध्यान रखना है, डिवाइन कॉमेडी भी सेम नंबर बुक्स में है जितना कि पैराडाइज लॉस्ट में है, डिवाइड किया गया है 12। नेक्स्ट वन पे आएंगे, स्पेंसर की फेरी क्वीन वॉज प्लान टू बी कम्प्लीटेड इन 12 बुक्स बट ही वॉज एबल टू कम्प्लीट ओनली। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है उन्होंने प्लान किया था कि वो इसे 12 बुक्स में लिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ लिख पाते हैं, कितने बुक्स में लिख पाते हैं ये बताना है। तो उन्होंने स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है 12 बुक में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो सक्षम थे केवल कितने में, कितना कंप्लीट वो कर पाए थे। सो राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 बुक्स। ये ध्यान रखना है, 12 बुक लिखना चाहते थे लेकिन 6 बुक्स वो सक्षम थे लिखना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? तो फेरी क्वीन का हीरो कौन है ये बताना है। स्पेंसर की फेरी क्वीन का हीरो कौन है? किंग आर्थर है, ये ध्यान रखना है, किंग आर्थर। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू होम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन? तो फेरी क्वीन स्पेंसर ने किसे समर्पित किया था, यानी कि किसे डेडिकेट किया था उन्होंने अपनी फेरी क्वीन को? तो क्वीन एलिजाबेथ को। ये ध्यान रखना है, किसे? क्वीन एलिजाबेथ को। ओके,
चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द सेंट्रल थीम ऑफ द ल्यूसियड इज, यहाँ पे बताना है कि जो इसका लूसियाड का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। लूसियाड का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वास्को डिगामास वेज टू इंडिया। वास्को डिगामा का जो यात्रा थी इंडिया की, वो इसका सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट, स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन वॉज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपनी फेरी क्वीन लिखने में स्पेंसर का आदर्श वाक्य क्या था, उनका मोटो क्या था, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन, मतलब एक सज्जन व्यक्ति को सदाचारी और सौम्य अनुशासन में ढालना, इनका ये मोटो था लिखना स्पेंसर का फेरी क्वीन। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन, तो कितनी बुक्स थी फेरी क्वीन में, ये बताना है कितनी बुक्स थी स्पेंसर की फेरी क्वीन में। 6 अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इनोकेशन टू लाइट। लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ये कीवर्ड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे कि पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है वो प्रकाश के आह्वान से शुरू होती है, जिसमें मिल्टन लाइट को इनोकेट करते हैं, इनोकेशन करते हैं, लाइट को बुलाते हैं, यानी कि लाइट का आह्वान करते हैं। कौन सी बुक है, बुक 4 है, सॉरी बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, बुक 3। तो लाइट की जब भी बात आएगी ना, लाइट की, कि लाइट का इनोकेशन बुक 3 में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बुक 3 में। ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। तो अगला कौन है, सैटर्न के बाद पैराडाइज लॉस्ट में अगला कौन है, तो बेल्ज़ेबब। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वॉट इन मी इन डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू दीज लाइन अपीयर। तो ये जो लाइनें हैं ये पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक की लाइनें हैं, ये बताना है। ये जो लाइनें हैं ये पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक की लाइन है, तो बुक 1 की लाइन है। इन बुक 1, ध्यान रखिएगा ये किसकी लाइन है, बुक 1 की लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ मॉक एपिक इज अ, मॉक एपिक क्या है, एक मॉक एपिक क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे अ पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक, एक रियल एपिक की पैरोडी होती है, नकल होती है, उसी को कहते हैं मॉक एपिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉक एपिक, इसमें बताना है कि कौन सा मॉक एपिक है। सो द राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, रेप ऑफ द लॉक, ये मॉक एपिक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ रिटन अ मॉक एपिक, आइडेंटिफाई हिम। इन निम्नलिखित में से पोएट्स में से किसने मॉक एपिक लिखा है। सो राइट आंसर यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक इज अ रिटन इन, ये किस में लिखा गया है, द रेप ऑफ द लॉक ये किस में लिखा गया है, हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है, ध्यान रखना है। ये अलेक्जेंडर पॉप का है, ये मॉक एपिक है, हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ द लॉक, तो कितने कैंटोज में लिखा गया है ये भी बताना है। सो राइट आंसर 5 कैंटोज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, हीरोइक कॉपलेट में लिखा है, अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है, 5 कैंटोज में लिखा गया है। द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस एक मॉक एपिक है, ये मतलब इसको किसने लिखा है ये बताना है। द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस एक मॉक एपिक है और इसको लिखने वाला कौन है, तो ग्रीक पोएट है, अ ग्रीक पोएट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है, ये बताना है कि रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बेलिंडा। कौन है, बेलिंडा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, होमरिक सीन ऑफ बैटल्स आर पैरोडीड इन द रेप ऑफ द लॉक बाई, तो यहाँ पे बताना है रेप ऑफ द लॉक में युद्धों के होमरिक दृश्यों की पैरोडी बनाई गई थी, जो बैटल्स के जो होमरिक सीन थे उसकी पैरोडी बनाई गई थी रेप ऑफ द लॉक में, किसके द्वारा बनाई गई थी ये बताना है। तो अ गेम ऑफ कार्ड्स के द्वारा, ये ध्यान रखना है, ताश का जो खेल था उसके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट वन,
A large number of slips are given to charge of protecting Belinda's petticoat in the rape of the lock. How many slips are given in this charge? तो रेप ऑफ द लॉक में बड़ी संख्या में सिल्फ को बेलिंडा के पेटीकोट की सुरक्षा का प्रभार दिया गया था। कितने सिल्फों को ये प्रभार दिया गया था ये बताना है, कितने सिल्फों को ये चार्ज दिया गया था। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 50 सिल्फों को। नेक्स्ट, बेलिंडा इज कम्प्लीटली ब्रोकन हार्टेड अबाउट हर क्लिप्ड लॉक ऑफ हेयर। द पोएट कंसोल हर इन द एंड बाई सेइंग। तो यहाँ पे बात किया कि बेलिंडा अपने कटे बालों को लेकर पूरी तरह टूट चुकी है। एट द एंड कभी उसे ये कहकर कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। क्या कहकर उसे एट द एंड कंसोल करते हैं कभी। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दैट द क्लिप्ड लॉक ऑफ हर हेयर वुड फ्लाई अप एंड शाइन अमंग द स्टार्स। कि उसके बालों का जो कतरा हुआ जो उड़ जाएगा, जो उसका बालों का जो लॉक है वो उड़ जाएगा और तारों के बीच में जाके चमक जाएगा, चमकेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट। सोनेट में कितनी लाइन्स हैं, तो 40। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है इस वजह से। व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड। तो पेट्रार्कन सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन है, शुरुआत की जो 8 लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्टेव। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चन बहुत है। और अगला जो इसका पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको पोइट्री और उसके मेजर फॉर्म से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड आपको मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ओके, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।